अक्सर जब हम छोटे बच्चों के आसपास के खतरों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? मतलब कोई भी बहुत ही भौतिक या फिजिकल चीज है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब कोई नुकीला किनारा हो गया या सीढ़ियां हो गई। एग्जैक्टली या फिर रसोई में रखा कोई गर्म बर्तन या दीवार पे मौजूद वो खुला हुआ बिजली का सॉकेट। ये सब बहुत ही स्पष्ट खतरे हैं जो हमें सीधे तौर पे डराते हैं। और हम करते क्या हैं? हम बिना ज्यादा सोचे उस बिजली के सॉकेट पर एक प्लास्टिक का कवर लगा देते हैं, सीढ़ियों पर एक छोटा सा गेट लगा दिया और बस समस्या हल, खतरा टल गया। सही बात है। और आप देखिए, ये हमारी एक बहुत ही स्वाभाविक इंसानी प्रक्रिया है। विकासवादी नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग इसी तरह से प्रोग्राम्ड है। मतलब खतरे को तुरंत पहचानना। हाँ, जो खतरे हमें अपनी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से नुकसान पहुंचाते हुए दिखते हैं, हम उनसे बचाव का तरीका तुरंत खोज लेते हैं। मतलब सामने शेर दिखा तो भागो या बचाव करो। इकने जब हम एक स्मार्टफोन या टैबलेट की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग का वो जो खतरे वाला अलार्म है वो बिल्कुल नहीं बजता। एकदम शांत रहता है वो अलार्म। बल्कि मैं तो कहूंगी इसके बिल्कुल विपरीत होता है। ये डिवाइस छूने में एकदम चिकना है, इसकी स्क्रीन चमकदार है, इसमें से बहुत ही मनमोहक रंग और मीठी मीठी आवाजें या लोरी आती हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। बिल्कुल। और एक थके हुए माता पिता के लिए तो ये आज के समय का सबसे बेहतरीन और आधुनिक टूल है। घर में शोर हो रहा हो, बच्चा रो रहा हो, बस उसके हाथ में एक स्क्रीन थमा दो और अगले ही पल उस कमरे में एकदम शांति छा जाती है। हाँ, ये किसी जादू की तरह काम करता है। लेकिन यहीं पर बाल मनोविज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा विरोधाभास छिपा है। विरोधाभास? वो कैसे? मैं समझाता हूँ। अगर हम आज के बाल विकास विज्ञान या न्यूरोबायोलॉजी और जो नई वैश्विक स्वास्थ्य नीतियां आ रही हैं, उनकी गहराइयों में उतरें तो एक बहुत ही अलग और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। अच्छा। हाँ, वो चमकता हुआ शांत करने वाला जो डिजिटल स्क्रीन है ना, उसे अब किसी खुले हुए बिजली की तार से कम नहीं माना जा रहा है। बाप रे, मतलब इतना खतरनाक? बिल्कुल। फर्क सिर्फ इतना है कि बिजली का तार तुरंत झटका देता है, जबकि ये जो स्क्रीन है ये बच्चे के विकासशील दिमाग को एक बहुत ही धीमा, अदृश्य लेकिन स्थायी झटका दे रहा है। एक अदृश्य झटका। और इसी अदृश्य खतरे को अब वैश्विक स्तर पर बहुत ही गंभीरता से लिया जाने लगा है। और जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं बता दूं कि यही हमारे आज के इस डीप डाइव का मुख्य मिशन भी है। बिल्कुल। हम आज बात कर रहे हैं यूके की, जहां प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व वाली सरकार ने छोटे बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर कुछ ऐसे नए दिशा निर्देश लागू किए हैं जिन्हें सुनकर कई लोग एकदम हैरान रह गए हैं। और हैरान होना लाजमी भी है। सही कहा। हम इस डीप ड्राइव में यही समझने की कोशिश करेंगे कि बचपन के शुरुआती सालों में डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर जो बातें कल तक सिर्फ एक हल्की सी सलाह हुआ करती थीं कि थोड़ा कम इस्तेमाल करें, हाँ, वो अचानक से एक सख्त प्रतिबंध में क्यों बदल गई हैं। एक ऐसा उपकरण जिसके बिना हम आज अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, उसे जीवन के पहले 5 सालों के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों घोषित किया जा रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ठीक है, चलिए इसके हर पहलू को समझते हैं। सबसे पहले इन नए नियमों की रूपरेखा को देखते हैं, जिन्हें हम बच्चों के लिए एक नई डिजिटल डाइट भी कह सकते हैं। डिजिटल डाइट, ये शब्द बहुत सटीक है ना? तो ये जो नियम है ये उम्र के हिसाब से बहुत स्पष्ट और बेहद सख्त सीमाएं तय करते हैं। जो पहला नियम है वो 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है, और वो नियम है 0 स्क्रीन टाइम। 0 मतलब बिल्कुल भी नहीं? एकदम 0। और जो 2 से 5 साल की उम्र के बच्चे हैं उनके लिए पूरे 24 घंटे में अधिकतम सिर्फ 1 घंटे की अनुमति दी गई है। तो यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये 0 या 0 स्क्रीन टाइम वाला नियम कोई मनमाना आंकड़ा नहीं है। मतलब ये बस हवा में तय नहीं कर दिया गया है। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन से पूरी तरह दूरी बनाने के पीछे सीधा संबंध उनके मोटर और संवेदी विकास से है। संवेदी विकास मतलब सेंसरी डेवलपमेंट? हाँ, सेंसरी डेवलपमेंट। आप देखिए, जीवन के पहले 24 महीनों में ना बच्चे का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। वो अपने चरम विकास पर होता है। उस समय दिमाग को ये सीखना होता है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, चीजों की बनावट कैसी होती है, उनका टेक्सचर कैसा है, आवाजें किस दिशा से आ रही हैं। मतलब वो अपने आसपास की दुनिया को समझ रहे होते हैं। बिल्कुल। और ये सब केवल भौतिक दुनिया के साथ सीधे संपर्क से ही सीखा जा सकता है, एक 2D स्क्रीन से नहीं।
इस बात को सुनकर मुझे अक्सर जंक फूड वाली तुलना याद आती है। अगर हम इसे ऐसे देखें तो हम 6 महीने के या 1 साल के बच्चे को कभी भी कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा या फ्रेंच फ्राइज नहीं देते। कभी नहीं। उस उम्र में जंक फूड पूरी तरह से 0% होता है। फिर जब वे थोड़े बड़े हो जाते हैं, मान लीजिए 2 से 5 साल के बीच, तब भी हम उन्हें हर समय फास्ट फूड खाने की छूट थोड़ी ना देते हैं। सही बात है। हम उनकी एक सख्त डाइट तय करते हैं कि कभी कभार थोड़ा सा खा सकते हैं, लेकिन जो मुख्य भोजन होगा वो पौष्टिक ही होगा। स्क्रीन टाइम के साथ अब बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया जा रहा है। और उस जंक फूड वाली एनालॉजी को अगर हम न्यूरोलॉजी के स्तर पर एक कदम और आगे ले जाएं, तो बात सिर्फ खाली कैलोरी की नहीं है। मतलब और भी कुछ नुकसान है? हाँ, जंक फूड बच्चे का पेट तो भर देता है, लेकिन उसके शरीर को कोई जरूरी पोषण नहीं देता, है ना? ठीक वैसे ही ये डिजिटल जंक फूड बच्चों का समय तो काट देता है, उनके दिमाग को डोपामाइन से भर के उन्हें व्यस्त तो रखता है, लेकिन उनके दिमाग को वो असल अनुभव और पोषण नहीं देता जिसकी न्यूरॉन्स को आपस में जुड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्या बात है, मतलब वो न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बन ही नहीं पाते। एग्जैक्टली। असल भी ये स्क्रीन उस सीखने की भूख को ही मार देता है। और इन नए नियमों में एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू जुड़ा गया है जो इस डिजिटल डाइट को एक नया आयाम देता है। अच्छा, वो क्या है? वो है यूनिवर्सल ब्लैकआउट जोन्स का निर्माण। ब्लैकआउट जोन्स मतलब घर के अंदर वो समय और वो जगहें जहां कोई भी स्क्रीन नहीं चलेगी। बिल्कुल। जहां तक मैंने पढ़ा है, इसके लिए 2 मुख्य समय तय किए गए हैं। पहला है खाना खाते समय और दूसरा है सोने से ठीक 1 घंटे पहले। हाँ। ये 2 ऐसे समय हैं जिन्हें पूरी तरह से नो स्क्रीन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पीछे हटना चाहूंगी। विज्ञान के नजरिए से देखें तो विशेष रूप से इन्हीं 2 समयों को क्यों चुना गया? इसके पीछे बहुत ठोस वजह हैं। क्योंकि अगर हम एक व्यवहारिक माता पिता के नजरिए से सोचें, कई माता पिता सिर्फ इसीलिए आईपैड का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका नखरे करने वाला बच्चा शांति से ब्रोकली के 2 टुकड़े खा ले। मतलब उसमें क्या नुकसान हो सकता है? व्यवहारिक रूप से ये बहुत आसान लगता है ना? हाँ। लेकिन शारीरिक कार्यप्रणाली के स्तर पर ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। वो कैसे? मैं समझाता हूँ। जब कोई बच्चा भोजन करते समय स्क्रीन देख रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान उस वीडियो या गेम पर होता है। ऐसे में उसका जो गट ब्रेन एक्सेस है, यानी पेट और दिमाग के बीच का जो सीधा संपर्क है, वो बाईपास हो जाता है। अच्छा, मतलब दिमाग और पेट का कनेक्शन टूट जाता है? हाँ, एक तरह से हाँ। बच्चे का दिमाग इस बात को रजिस्टर ही नहीं कर पाता कि वो क्या खा रहा है, उसका स्वाद कैसा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसका पेट भर गया है या नहीं। बाप रे! तो वो बस एक मशीन की तरह खाना निगल रहे होते हैं, भूख के एहसास और संतुष्टि के सिग्नल को समझे बिना। और मोटापे की एक बड़ी वजह बनता है, क्योंकि बच्चे ने कभी अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनना सीखा ही नहीं। सही कहा। और रही बात सोने से पहले के 1 घंटे के ब्लैकआउट जोन की, तो ये सीधा हमारे सर्कैडियन रिदम यानी शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी से जुड़ा है। बायोलॉजिकल क्लॉक। हाँ। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी यानी जो ब्लू लाइट होती है, वो बच्चे की आंखों के जरिए दिमाग के उस हिस्से को एक झूठा सिग्नल देती है कि अभी दिन का समय है और सूरज निकला हुआ है। ओहो, जिसके कारण जो नींद लाने वाला हार्मोन है मेलेटोनिन, उसका उत्पादन रुक जाता है। मेलेटोनिन सिर्फ रुकता नहीं है, बल्कि बच्चे का पूरा स्लीप आर्किटेक्चर यानी नींद का जो पूरा ढांचा है वही बिगड़ जाता है। ये तो बहुत डरावना है ना? जीवन के शुरुआती सालों में नींद सिर्फ आराम करने के लिए नहीं होती। ये वो समय होता है जब दिमाग दिन भर सीखी गई चीजों को प्रोसेस करता है और नई न्यूरल संरचनाएं बनाता है। असल पढ़ाई तो सोते समय हो रही है दिमाग में। एकदम सही। अगर मेलेटोनिन बाधित होगा तो बच्चा गहरी नींद के उस चरण तक नहीं पहुंच पाएगा जो इस मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये ब्लैकआउट जोन्स सिर्फ स्क्रीन का समय कम करने के लिए नहीं बनाए गए हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये बच्चे की पूरी दिनचर्या, उसके मेटाबॉलिज्म और उसके दिमागी ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल सही पकड़े आप। तो विज्ञान तो बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिमाग में एक और सवाल उठ रहा है जो हमें इन नियमों से हटकर समाज और सरकार की भूमिका की तरफ ले जाता है। हाँ, बताइए। आखिर एक लोकतांत्रिक सरकार को इतने कड़े नियम लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सरकार का लोगों के निजी जीवन में, उनके घरों के अंदर बहुत ज्यादा दखल देना नहीं है? ये सवाल अक्सर उठाया जाता है। मतलब एक तरफ तो हम मानते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों की परवरिश अपने तरीके से करने का पूरा अधिकार है,
और दूसरी तरफ सरकार आके बता रही है कि रात के खाने की मेज पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं। क्या ये एक नैनी स्टेट यानी हद से ज्यादा नियंत्रण करने वाली व्यवस्था का उदाहरण नहीं है? सतही से देखने पर यह निश्चित रूप से एक अति हस्तक्षेप या ओवर रीच लग सकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन अगर हम डेटा और आज की जमीनी हकीकत की गहराई में जाएं तो कहानी बिल्कुल उलट है। उलट है? वो कैसे? ये नियम सरकार ने अपनी मर्जी से किसी तानाशाही तरीके से नहीं थोपे हैं, बल्कि ये उस चरम बेबसी और थकावट का नतीजा है जिसका सामना आज के माता पिता कर रहे हैं। अच्छा। डेटा ये साबित करता है कि माता पिता असल में खुद मदद मांग रहे हैं। मतलब माता पिता खुद चाहते हैं कि सरकार उन्हें बताए कि बच्चों को फोन नहीं देना है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसे इस तरह से समझिए, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं ना, उसे डिजिटल सैचुरेशन कहा जाता है। भी बच्चे 2 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते रोजाना स्क्रीन देखना शुरू कर देते हैं। एक 3 से 5 साल के बच्चे के माता पिता खुद को एक ऐसी लड़ाई में अकेला पाते हैं जो वो दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर टेक कंपनियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बात तो है। वो कंपनियां जिनके पास ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो विशेष रूप से इंसानी दिमाग को हुक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ऐसे में सिर्फ एक माता पिता की इच्छा शक्ति या विल पावर काम नहीं आती। ये बात समझ में आती है। जब हर तरफ स्क्रीन ही स्क्रीन हो तो एक माता पिता के लिए अकेले इस डिजिटल लहर के खिलाफ खड़ा होना लगभग असंभव हो जाता है। बिल्कुल। जब वो बच्चे से फोन छीनते हैं तो बच्चा रोता है, जिद करता है और फिर माता पिता हार मान लेते हैं, वो टूट जाते हैं। और यहीं पे ये सरकारी नियम या जो स्ट्रक्चरल गाइडेंस है, ये माता पिता के लिए एक हथियार या ढाल का काम करते हैं। ओहो, मतलब अब माता पिता को खुद विलन नहीं बनना पड़ता। एग्जैक्टली। वो कह सकते हैं कि देखो बेटा, ये नियम है, डॉक्टर ने मना किया है या पुलिस ने मना किया है या सरकार ने मना किया है। ये तो बहुत बड़ी राहत है उनके लिए। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है, एक पैराडाइम शिफ्ट है। हम सुझाई गई समझदारी यानी सजेस्टेड मॉडरेशन कि भाई थोड़ा कम इस्तेमाल करें, उससे हटकर संरचित प्रतिबंध यानी स्ट्रक्चर्ड रिस्ट्रिक्शन कि ये पूरी तरह मना है, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। क्या बात है। और ये सिर्फ यूके की कहानी नहीं है, पूरी दुनिया एक साथ इस खतरे को भाप रही है। बिल्कुल, ये एक ग्लोबल मूवमेंट है। हाँ, अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो फ्रांस, डेनमार्क और नीदरलैंड जैसे देश भी ऑनलाइन सुरक्षा और स्क्रीन टाइम को लेकर अपने नियम काफी कड़े कर रहे हैं। यहाँ तक कि इंडोनेशिया ने भी नाबालिगों के लिए प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक प्रतिबंधों की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसका सीधा मतलब है कि ये कोई एक देश का सनकी फैसला नहीं है। नहीं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता का हिस्सा है। ये वैश्विक रुझान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि समस्या न व्यक्तिगत स्तर से बहुत आगे निकल चुकी है। मतलब ये अब एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। बिल्कुल, ये एक जन स्वास्थ्य संकट बन चुका है। और ये संकट हमें उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तक ले जाता है कि आखिर दांव पर लगा क्या है। हाँ, वो वास्तविक जोखिम क्या है जो इन उपकरणों के कारण पैदा हो रहा है। और यहीं पर वो टर्म आता है जो इस पूरी चर्चा का सबसे गंभीर पहलू है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये समझना बहुत जरूरी है कि स्क्रीन अपने आप में कोई जहरीला पदार्थ नहीं है। विशेषज्ञों की चिंता ये नहीं है कि स्क्रीन बच्चे के दिमाग में क्या डाल रही है। सही कहा। बल्कि चिंता ये है कि स्क्रीन देखने के कारण बच्चा असल दुनिया में क्या नहीं कर रहा है। ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। मतलब अत्यधिक डिजिटल खपत बच्चों के जीवन के उन महत्वपूर्ण विकास चरणों की जगह ले रही है जो असल दुनिया में होने चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का सीधा सा अर्थ है विस्थापन, मतलब जगह लेना। आप देखिए, बच्चे के पास दिन में कुछ ही घंटे होते हैं जागने के, है ना? हाँ। अगर वो उनमें से 3 घंटे स्क्रीन देख रहा है तो वो 3 घंटे किसी और चीज से विस्थापित हो गए हैं, वो गायब हो गए हैं। अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझाना चाहूँ तो जीवन के शुरुआती 5 साल असल दुनिया के एक प्रैक्टिस ग्राउंड या अभ्यास के मैदान की तरह होते। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ना? उस मैदान पर बच्चे को दौड़ना है, गिरना है, मिट्टी को महसूस करना है और दूसरे बच्चों के साथ अपने खिलौने बांटना सीखना है। लेकिन वो बच्चा मैदान में खेलने के बजाय किनारे एक बेंच पर बैठा है और सिर्फ एक छोटी सी 2D स्क्रीन पर दूसरों को खेलते हुए देख रहा है, जो कि बहुत दुखद है। वो स्क्रीन उस बच्चे का सिर्फ समय नहीं चुरा रही है, बल्कि वो उसके वे अनुभव चुरा रही है जो उसे एक इंसान के रूप में विकसित होने के लिए चाहिए। ये प्रैक्टिस ग्राउंड वाला उदाहरण ना बहुत ही सटीक है। अगर हम विज्ञान के चश्मे से देखें कि ये प्रैक्टिस ग्राउंड छूटना क्यों इतना खतरनाक है,
तो हमें 4 मुख्य क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना होगा। अच्छा, वो 4 क्षेत्र कौन से हैं? पहला क्षेत्र है शारीरिक स्वास्थ्य। जब बच्चा स्क्रीन देखता है तो वो एक ही जगह पर स्थिर रहता है। इसे हम सेडेंटरी बिहेवियर कहते हैं। एक ही जगह बैठे रहना। शारीरिक गतिविधि कम होने से सिर्फ मोटापा ही नहीं बढ़ता, बल्कि उनके फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स भी विकसित नहीं हो पाते। बिल्कुल। मतलब एक असली लकड़ी के ब्लॉक को पकड़ना और स्क्रीन पर एक ब्लॉक को स्वाइप करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना? बहुत बड़ा फर्क है। दिमाग 3D स्पेस को सिर्फ स्क्रीन देखकर नहीं समझ सकता। उसे चीजों का वजन, उनकी बनावट खुद महसूस करनी पड़ती है। सही बात है। और दूसरा क्षेत्र कौन सा है? दूसरा क्षेत्र है नींद, जिस पर हमने अभी विस्तार से बात की। वो मेलाटोनिन वाला पॉइंट। हाँ, वो तो हमने समझा कि कैसे नींद का ढांचा बिगड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक और गहरे प्रभाव वाले जो 2 क्षेत्र हैं वो हैं सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स और मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल वेलबींग। असल दुनिया में लोगों से बातचीत न होने के कारण बच्चों में आपसी व्यवहार के विकास में गंभीर देरी हो रही है। सामाजिक कौशल के संदर्भ में ये बात बहुत डराने वाली है कि बच्चे इंसानी चेहरों के भावों को पढ़ना ही नहीं सीख पा रहे हैं। इसे आप मिरर न्यूरॉन्स के कॉन्सेप्ट से समझिए। मिरर न्यूरॉन्स? ये क्या होते हैं? जब एक बच्चा किसी दूसरे इंसान से आंख मिलाता है तो उसके दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं। अच्छा। वो सामने वाले के चेहरे की छोटी छोटी हरकतों जैसे हल्की सी मुस्कान या गुस्से से भौहें सिकुड़ना, उनको पढ़ना सीखता है। इसी से उसमें सहानुभूति या एम्पैथी पैदा होती है। मतलब वो दूसरों का दर्द या खुशी महसूस करना सीखता है। चेहरे हैं वो कार्टून्स में जैसे एकदम ओवर द टॉप एक्सप्रेशंस होते हैं। हाँ, तो वो असल जिंदगी में किसी के सूक्ष्म दुख, खुशी या गुस्से को कैसे समझेगा? वो इंसानी भावनाओं के प्रति सुन्न हो जाता है, नम्ब हो जाता है। बाप रे। और शायद यही सुन्नापन सीधे चौथे क्षेत्र यानी मानसिक स्वास्थ्य और इमोशनल रेगुलेशन से जुड़ता है। एकदम सही कह रही हैं आप। क्योंकि भावनाओं को नियंत्रित करना एक सीखी जाने वाली कला है। जब एक बच्चा परेशान होता है या उसे कोई चीज नहीं मिलती और वो रोता है, तो वो असल में क्या कर रहा होता है? वो अपने दिमाग के 2 हिस्सों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। अच्छा, कौन से 2 हिस्से? उसका एमिगडाला, जो भावनाओं और डर का केंद्र है, वो अलार्म बजा रहा होता है। और उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क और शांति का केंद्र है, उसे उस अलार्म को बंद करना सीखना होता है। मतलब एमिगडाला कह रहा है परेशान हूं और कॉर्टेक्स कह रहा है शांत हो जाओ। बिल्कुल। जब माता-पिता बच्चे को गले लगाते हैं या बच्चा खुद रोकर थक कर शांत होता है, तो वो ये खुद को शांत करना या सेल्फ सूद करना सीखता है। ये पुल मजबूत होता है। लेकिन अगर हर बार रोने पर या जैसे ही वो नखरे करना शुरू करे, उसके हाथ में तुरंत एक डिजिटल डिवाइस थमा दिया जाए, जिसे हम डिजिटल पैसिफायर कह सकते हैं। हाँ, वो डिजिटल पैसिफायर दे दिया जाए, तो क्या होता है? तो वो पूरा विकास क्रम ही शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट? हाँ, स्क्रीन तुरंत डोपामीन रिलीज करती है, बच्चे का ध्यान तुरंत भटक जाता है और वो चुप हो जाता है। लेकिन असल में उसने अपनी भावना को नियंत्रित करना नहीं सीखा। उसने सिर्फ उस भावना को डोपामीन के एक सस्ते शॉट से दबा दिया। ओहो। जब ये बार बार होता है तो वो एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच का पुल कभी बन ही नहीं पाता। इसका मतलब है कि जब वो बच्चा 15 या 20 साल का होगा और असली जिंदगी में किसी तनाव या परेशानी का सामना करेगा, जहां कोई स्क्रीन उसे तुरंत खुश नहीं कर सकती, हाँ, तो उसके पास उस तनाव को झेलने का कोई मानसिक टूल या ढांचा मौजूद ही नहीं होगा। ये सबसे बड़ा खतरा है। विशेषज्ञ इस डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को लेकर इसीलिए इतने चिंतित हैं। ये सिर्फ एक आदत का बिगड़ना नहीं है, ये एक इंसान के बुनियादी ढांचे का कमजोर होना है। फोकस करने की क्षमता, बोरियत को बर्दाश्त करने की क्षमता, ये सब खत्म हो जाता है, क्योंकि स्क्रीन हर सेकंड एक नया स्टिमुलस देती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि यूके सरकार का ये कदम, मतलब 2 साल से कम उम्र के लिए बिल्कुल 0 स्क्रीन टाइम और 2 से 5 साल के लिए सिर्फ 1 घंटा, और वो भी सख्त यूनिवर्सल ब्लैकआउट जोन्स, ये महज कोई ऐसा प्रशासनिक फैसला या रूढ़िवादी सोच नहीं है। ये असल में बच्चों के उस खोए हुए प्रैक्टिस ग्राउंड को वापस लौटाने की एक हताश और बहुत जरूरी कोशिश है। मेरा भी यही मानना है। ये एक नए युग की शुरुआत है। हम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पहले 5 सालों में डिजिटल आदतों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
सरकारें ये समझ रही हैं कि माता पिता की बेबसी वास्तविक है, एल्गोरिदम्स बहुत ताकतवर हैं और इसलिए ये बदलाव सुझाव से लेकर सख्त पाबंदी तक का सफर बन गया है। सुझाव से लेकर सख्त पाबंदी तक का सफर। यार, ये लाइन इस पूरे बदलाव को बेहतरीन ढंग से परिभाषित करती है। शुक्रिया। हमने शुरुआत में उस बिजली के सॉकेट और स्मार्टफोन के खतरे की तुलना की थी। अभी बिल्कुल साफ हो गया है कि स्मार्टफोन सिर्फ एक खिलौना नहीं है, बल्कि ये सच में एक ऐसा सॉकेट है जिस पर समय रहते एक बहुत ही सुरक्षित और सख्त कवर लगाना हमारे समाज के भविष्य के लिए अनिवार्य हो चुका है। एकदम सही बात है। हम इस डीप डाइव के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं। इन तमाम वैज्ञानिक तंत्रों, सरकारी नीतियों और डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पर चर्चा करने के बाद एक ऐसा विचार है जो मेरे दिमाग में गूंज रहा है। अच्छा। हाँ, और मैं चाहूंगी कि जो भी इस चर्चा को सुन रहे हैं वे भी इस पर गहराई से सोचें। बताइए। जरा कल्पना कीजिए, अगर ये स्ट्रक्चर्ड रिस्ट्रिक्शंस यानी संरचित प्रतिबंध वाकई काम कर जाते हैं, अगर यूके, फ्रांस और बाकी दुनिया के देश मिलकर इसे सफलता से लागू कर लेते हैं, तो आज से 15-20 साल बाद दुनिया कैसी होगी? ये सोचने वाली बात है। हमारे सामने 2 पीढ़ियां होंगी। एक वो पीढ़ी जिसका दिमाग और सोचने का तरीका जीवन के शुरुआती 5 सालों में बिना किसी स्क्रीन के मिट्टी में खेलकर और इंसानी चेहरे देखकर विकसित हुआ है। बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। हाँ, और दूसरी तरफ आज की वो पीढ़ी जिसने अपना बचपन एक 2D स्क्रीन को स्वाइप करते हुए और डिजिटल डोपामाइन पर निर्भर होकर बिताया है। क्या 20 साल बाद एक ही दुनिया में चलते फिरते हम 2 बिल्कुल अलग तरह से वायर्ड इंसानी दिमाग देखने वाले हैं? बहुत गहरा सवाल है ये। क्या ये दोनों पीढ़ियां एक दूसरे की भावनाओं और दुनिया को देखने के नजरिए को समझ भी पाएंगी? इस सवाल पे जरूर विचार कीजिएगा। इस डीप डाइव में हमारे साथ इस जटिल विषय को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।